एफएम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल आपको मैंने मॉड्यूल के सम्स बोले थे ट्राई करने के लिए, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। मॉड्यूल के सम्स में आपके लिए वेरी गुड के सामने कुछ बातें रही हो डाउट्स। सर जो क्वेश्चन 1 है उसमें रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैसे निकाला होगा? वन रेफरेंस शेयर का कॉस्ट, रेफरेंस शेयर 20 लाख रुपए है। दस परसेंट रेफरेंस शेयर दे रखते हैं तो डिविडेंड का अमाउंट पता चल जाएगा। 50% टैक्स है, चलो उससे तो फर्क पड़ता नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर में कॉस्ट तो दिया हुआ ये देखा जाएगा 10%। प्रेफरेंस शेयर में आप जितना डिविडेंड देते हो वो आपका पूरा कॉस्ट है ना, उसमें टैक्स का कोई इफेक्ट तो आता नहीं। ईडी में तो अपने क्या है ना, वो इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स करते हैं। प्रेफरेंस शेयर में अगर आप वैसे गिनते भी हो तो कल भी सामने आंसर सेम ही आ रहा है कि जितना आपका डिविडेंड है और उसकी फिक्स वैल्यू है, रेशियो निकालोगे तो वापस वही आ जाएगा। मान लो 100 रुपए का प्रेफरेंस है, आप उस पर गिन रहे हो 10% डिविडेंड, 10 रुपए दिया। फॉर्मूला वाइज जाओगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स, आंसर वापस वही आ रहा है। क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट या ऐसा कुछ तो है ही। यहाँ पे जो 10% डिविडेंड का रेट है ना, वही आपका कॉस्ट ऑफ करेक्शन। कुछ अजम्पशंस लेके कैलकुलेट करोगे तो बात सेम ही आने वाली है। कहने का मतलब चलो। और सेकंड क्वेश्चन उसमें जो मार्केट प्राइस निकाली वो कैसे निकाली है? ये तो मतलब इसमें रिटेन अर्निंग प्लस किया है कि नहीं किया है? क्योंकि आपने जब बताया था ना रिटेन अर्निंग प्लस करना, हाँ, अपन ने प्लस किया था। तो उसमें शायद नहीं किया है। अरे इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है अर्निंग पर शेयर, तो अपन जब अर्निंग पर शेयर गिन रहे थे ना, तब अपन ने वो कंसिडर किया था। और मार्केट प्राइस के टाइम पे भी हाँ, उसको डिवाइड करते टाइम लिया था। उन्होंने क्या किया, प्राइस शेयर का प्राइस तो 100 रुपए है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपए। इसमें बोला है इक्विटी शेयर्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट पार, तो मार्केट प्राइस तो आपको दे ही रखा है। तो दिया हुआ है तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो सामने का दिया हुआ नहीं था, वैसा था वो जो सम आप बोल रहे हो ना, जिसमें रिटेन अर्निंग प्लस किया था, उसमें एनपीएस अपन ने निकाला था। तो निकालते टाइम फिर ऐड होगा तो भाई इक्विटी वाले की कैपिटल रिटेन अर्निंग्स डिवाइड बाई जो भी अर्निंग पर शेयर या जो क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ नीड नहीं है निकालने। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कुछ कमेंट हो मॉडल के सम्स की है, कुछ क्वेरी इशू देखिए। बाकी देखो जो क्वेश्चन में डेटा स्पेसिफिक दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दे रखा है, बोला है मार्केट में शेयर एट पार ट्रेड हो रहे हैं, तो जब पता ही है मार्केट प्राइस तो कैलकुलेट करने क्यों जाएंगे? कैलकुलेट करके नंबर अलग भी आ सकता है, वैसा नहीं बोला सेम ही आएगा, वो तो फिर डेटा पे डिपेंड करता है। पर जब उन्होंने ये बोल दिया कि मार्केट में एक्चुअली किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो आपको मैन्युअली प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप मैन्युअली प्राइस तब निकालते हो जब एक्चुअल मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ नहीं हो। तो फिर आप लॉजिक लगाते हो कि मार्केट प्राइस आइडियली होना क्या चाहिए। तो उस समय हमने आइडियल मार्केट प्राइस निकालने की कोशिश की थी कि भाई कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो तो उस सिचुएशन में बिकॉज एक्चुअल प्राइस दिया हुआ नहीं था, बट आपको बोला हुआ है कि मार्केट में शेयर 100 रुपए में बिक रहा है और वही प्राइस है, तो फिर और कुछ कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं वैसा हो। बोलो और कोई क्वेश्चन। रिटेन अर्निंग्स 10.8, तो जो फॉर्मूला अपना वाले लगाया ना मैंने, रिटेन अर्निंग्स 15 रुपए, डिविडेंड का कोई पॉइंट होगा नहीं, 15 रुपए इंटू वन माइनस टैक्स डिवाइड बाई मार्केट प्राइस, और कैपिटल गेन का कोई टैक्स नहीं है।
क्या फॉर्मूला लगा के तो सही लगाया, कैलकुलेशन आप देख लो, ये गलत है। हाँ ये 10.8 होना चाहिए, मॉडल I64 13.5 टोटल फाइनल, हमारे साथ 13.5 आ रहा होगा, 10.8 आ रहा है ऐसा नहीं, हमें गलत लग रहा है, 10.8 तो नहीं होगा, फॉर्मूला के हिसाब से डेटा में और कुछ है नहीं, गलत है। चेंज करना पड़ेगा आपको, फिफ्थ वाला जो पॉइंट है पेज 564 पे नीचे लास्ट में, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स क्वेश्चन नंबर 3, उसमें मिस्टेक है, कैलकुलेशन एरर है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स अर्निंग पर शेयर में 1 माइनस रेट तो कुछ गलत नहीं है, टैक्स रेट क्या है, वेरीफाई नहीं किया, 10% क्या है, 10% टैक्स है, और मार्केट प्राइस पर शेयर में क्या होता है, कैपिटल गेन वाला फंड आता है, क्वेश्चन में नहीं, नहीं है तो कुछ भी नहीं, अर्निंग पर शेयर 15 रुपए, टैक्स का रेट 10%, मार्केट प्राइस पर शेयर 3.5% आ रहा है, उनकी मिस्टेक है, और उसकी वजह से फिर आगे का पूरा सम भी चेंज है, फिर वो नंबर में मिस्टेक है तो वेटेड एवरेज में तो फर्क आएगा, वो फिर जो आंसर में आपको चेंज आएगा आप देख लो, मिस्टेक तो पता चलेगी, मिस्टेक और हो जाती है, कोई माइनर मिस्टेक तो समझ में आने वाली है, जो इम्प्लाइड है, कुछ डेटा अलग होगा, कुछ और होगा, ये होगा। और कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में आपका किसी के सामने कुछ डाउट, ठीक है मॉड्यूल बैकअप हो जाएगा। फोर्थ वाले क्रेडिट अर्निंग्स, क्रेडिट अर्निंग दे रखी है 2 लाख रुपए, कॉस्ट निकालनी है, और ये सम 2 बार सॉल्व करना है, बुक वैल्यू हिट्स के हिसाब से, मार्केट वैल्यू हिट्स के हिसाब से, तो ठीक है। क्रेडिट अर्निंग की कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास डेटा में क्या है, तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे ही रखी है, अलग से तो निकालने के लिए डेटा में कुछ है ही नहीं, हमें तो यहाँ पे सिर्फ वेट निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 9%, तो उसमें कुछ नहीं करना है, वेट्स निकालने के लिए इन्होंने बुक वैल्यू वेट्स में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो 2 लाख टोटल में से हो जाएगा, लेकिन मार्केट वैल्यू वाले में आई थिंक इन्होंने रेशियो यूज किया होगा, इक्विटी वाला, इसमें है कि कैलकुलेशन 12 लाख इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 8, वही कर दिया। मैंने क्या किया एक्चुअली, कैसे तो सॉल्व किया, जो एग्जिस्टिंग डेटा है मैं बोला है, इक्विटी शेयर की वैल्यू 6 लाख और वैल्यू 2 लाख रुपए, टोटल इक्विटी वालों के 5 लाख हो गए। अब जब मार्केट वैल्यू पे गए तो ये 8 लाख की वैल्यू
इसलिए ऐसे लिखा जाएगा। आगे क्वेश्चन में उन्होंने that is actually not correct according to the solution. सॉल्यूशन और क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों के वजह से फिर आंसर अलग अलग है। तो अपने सॉल्यूशन को मैच करने के लिए बात करें तो उन्होंने आइडियली इसको 12 में बनाया, ये है। अब अगर ये चीज हुई है तो आपको ये रेशो को मिल जाए, उसमें कोई नई बात नहीं। अगर ये 8 लाख का 12 लाख हो गया तो 6 लाख का कितना हुआ होगा, 2 लाख का कितना हुआ होगा आपको पता चलेगा। 50% प्लस हो जाएगा, आप कैसे भी कैलकुलेट करते हो। ये 6 लाख का 9 लाख हो जाए, 2 लाख 3 लाख सेम रेशियो में बांट देना। 8 लाख रुपए 6:2 या 3:1 में बढ़ रहा है, 12 लाख सेम रेशियो में बांट देना। तो प्रोपोर्शनली इक्विटी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई और रिटेन अर्निंग्स कितना इंक्रीज हुआ वो आपके सामने आई बात समझ। तो ये जो है ये मार्केट रेट्स और ये है ये दो चीजें, ठीक है। बस तो ये यूज किया हुआ है, सॉल्यूशन में ये किया हुआ है। क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ इक्विटी के सामने मार्केट वैल्यू कितनी 12 लाख, बट वो इम्प्लाइड टोटल व्हाटएवर इट इज फॉर इक्विटी उसकी वैल्यू बढ़ी हुई वैसे थोड़ा क्लियरली मेंशन करते तो सही रहता। तो चलो कोई बात, सॉल्यूशन से आइडिया आती है, सॉल्यूशन लॉजिकल है, क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन खाली थोड़ा ऊपर नीचे। अब ये समझ आते हैं वेट निकालने की तो मार्केट और तुम बचा मॉड्यूल, तो अपनी मॉड्यूल जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके साथ कंप्लीट 3 चैप्टर में पैकअप हो गए। और ईडीए वाला जो कर देख रहे हैं पैकअप में, ईडीए का टॉपिक क्या है, चैप्टर 11 में इंट्रोडक्शन। अब उन्होंने उसको एक थियरी आंसर के तौर पे और फॉर्मूला लेवल पे दिया हुआ है, बट क्योंकि है तो डेफिनेटली सम्स के फॉर्म में आ ही सकता है। तो अपने उस पर बात करेंगे, तो सारे सम जो यहाँ पे क्रैकर में दे देते हैं सॉल्व करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसेप्ट वाइज बहुत ईजी हो, जितना अपन ने किया उतना काम आएगा, एक दो चीजें ऐड होंगी हम लोग ने कंप्लीट कर लेंगे। पूछा हुआ है तो फिर करके देंगे। अभी जो क्रैकर वाला पार्ट है उसमें अगर आप लोगों ने कुछ सम सॉल्व किए हो उसमें बाकी तो एक बार वो देख, टाइम है यूज कर लें, तो कोई डाउट नहीं है। फिर तो मैं आगे एक दो सम जो बाकी है वो समझा देता हूँ, या ईवीए वाला कुछ करवा देता हूँ। पहले आप क्रैकर देखिए, आपका कोई सम पूछना बाकी है वैसे शुरू करो। स्टार्टिंग से ली जो भी सम लोग आपने होमवर्क में किए हुए उसने बाकी है। कल अपना लास्ट रहेगा ये, कल का चैप्टर बैकअप करना है, लेकिन मंडे से मैं स्टार्ट कर सकूँ उस पेज पे कंप्लीट करना है। बोलो। नहीं अभी तक कोई क्वेरी नहीं। तो एक काम करते हैं, ईवी वाला थोड़ा टॉपिक समझा देता हूँ, फिर समझ भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है ना, उस पर आ जाओ। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन एग्जाम्पल ये होता है। पहले चलते हैं कंसेप्ट, कंसेप्ट में फिर से रिपीट करता हूँ, कहीं बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए, अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि जितना भी पैसा हम बिजनेस में कमा रहे हैं, कोई कैपिटल लगा रहे हैं, डेट हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, रिटेन्ड अर्निंग हो, डजंट मैटर, लेकिन जो पैसा लगा के पैसा कमा रहे हो, तो ग्रॉस अमाउंट आपके पास आ रहा है।
वो ग्रॉस अमाउंट आपका IRR बोल सकते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बट वो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन में पूरा पूरा प्लस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा देखा है कैपिटल के नाम पे, अगर कैपिटल के नाम पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ये कैपिटल टैक्स से तो उठा के लाए हो ना, इसके ऊपर किसी को रिटर्न भी देना पड़ेगा, चाहे वो डेट हो या प्रेफरेंस डिविडेंड हो या इक्विटी डिविडेंड हो या नहीं। तो आपने ये कैपिटल लगा के जो रिटर्न अर्न किया, अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो वो रिटर्न है 12,500। तो आप सोचोगे मेरी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, 1 लाख रुपए की वैल्यू थी आज, अब 1,12,500 हो गई। ऐसा नहीं होता कि 1,12,500 कमाने के चक्कर में आपने कुछ ना कुछ इनको रिटर्न भी तो दिया होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर वो आपने कैलकुलेट कर दी, कैलकुलेशन निकाल दिया जो भी है, मान लो आ रहे 9%, इसके ऊपर 9% मतलब 9,000 हो गया। तो अगर आप रिटर्न प्लस कर रहे हो वैल्यूएशन में, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये 9,000 रुपीज जो है वो ले सकते हैं। अल्टीमेटली जो नेट चीज आएगी, जो नेट वैल्यूएशन आएगी, वो आएगी 1,03,500। ये आए तो इसमें जो 3,500 आपको दिख रहा है, दिस इज द वैल्यू एडिशन, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जो है 3,500 प्लस हुई, पहले आपने कमाया 12,500 है, लेकिन 9,000 रुपीज तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चला गया। उसके बाद जो नेट आपके हाथ में बचा, अब आप इसको कैपिटल बजटिंग में एनपीवी भी बोलते हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट, नॉट एग्जैक्टली, बट आप उसको वहां पे एनपीवी के नाम से समझ लीजिए। ये सबका चुकाने के बाद मेरे पास क्या बचा, अब मेरे 3500 रुपये बचा है, ये तो किसी को देना नहीं है, तो ये मैं कंपनी कैपिटल में जोड़ दूंगा। तो मेरी कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,00,000 रुपए थी, और इस साल मेरे पास नेट फाइनली 3500 रुपये बचा है, मुझे किसी को देना नहीं है। तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन अब हो गई 1,03,500। एंड दिस प्रोसेस इज रिकरिंग, एवरी ईयर होता है। अरे बात समझ लो, अब मैंने आपको बोला कि बैंक वाले ये पैरामीटर आजकल रियलिटी को बहुत देखते हैं। बीच में ना बिजनेस में स्टार्टअप्स में ना बहुत बड़ा खराब ट्रेंड था। ये लोग सिर्फ नंबर्स दिखा दिखा के, सपने दिखा दिखा के घुमाते थे, आज ये है कल वो हो जाएगा परसों वो हो जाएगा। उस चक्कर में सब लोग चल रहे हैं। अब कल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन वो कल कभी तो आएगा। काफी कंपनीज का वो कल आ गया, फिर सबको समझ आएगा कि जो बातें हैं ना ये हवा में चलती है। और जैसे अपन वो क्रिएटर फुल थियरी वाली बात कर रहे हैं, ये वो कंसेप्ट से भी कहीं ना कहीं related होता है। कंपनीज पैसा उठा उठा के बिजनेस किए जा रही है। अच्छा, अब और फंडिंग चाहिए, हाथ पांव मार रही है, तो डेट उठाया, कभी इक्विटी उठाया, सब चल रहा है। अब जब बैंक वालों के पास भी कंपनी जाती है ना, बोले देखो अभी हमारा टर्नओवर जो है, टर्नओवर का गेम था सर शुरुआत में स्टार्टअप्स में पिछले 10-15 साल से। तो ये फ्लिपकार्ट है ना इंडिया में स्टार्टअप, ओला अभी रिसेंटली है, उसमें भी यही गेम है। फ्लिपकार्ट जब आई ना तब से स्टार्टअप कल्चर में भी स्टडी कर रहा हूँ, मार्केट में बातें हो रही है, ये लोग नंबर्स दिखा रहे हैं कि पहले हमारे पास 5,000 कस्टमर थे, हमारा रेवेन्यू 1 करोड़ था, आज हमारे पास 20,000 कस्टमर है, 4x हो गया, रेवेन्यू हमारा 6 करोड़ हो गया, 6x हो गया। ऐसे तो कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। पर रेवेन्यू बढ़ाने में कोई बड़ी बात नहीं है, जितना माल बेचोगे उतना बिकेगा, लेकिन पैसा कितना आ रहा है साहब वो देखना है। अच्छा, बचता कितना है वो देखना है। तो पहले के टाइम पे ना सिर्फ टर्नओवर का गेम चलता था, और ये कंपनी वाले बैंक वालों को भी यही दिखाते हैं कि देखो हमारा 50 करोड़ का टर्नओवर है, प्रॉफिट, बोले देखो एक दिन प्रॉफिट आएगा, अभी हम ये कर रहे हैं, ये हम वो कर रहे हैं, एक दिन प्रॉफिटेबल बनेंगे। आज 50 करोड़ का रेवेन्यू है, कल 300 करोड़ का प्रोजेक्शन है। ऐसे ऐसे नंबर आपको मीटिंग में देंगे ना कि आप नंबर सुन के भूल जाओगे, तो इतना पैसा, सारा गेम जो है ना वो शो ऑफ का हो गया। बाइजूस वाला केस देख लो, अगर आप 1 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 2 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो ये गाड़ी कब तक चलने वाली है? मतलब ही नहीं है। पहले ये 1 रुपए का रेवेन्यू दिखा दिखा के पैसे उठा लेते थे, अब इन्वेस्टर्स और बैंक वाले बेवकूफ थोड़ी ना है। अब सारा गेम आ गया प्रॉफिटेबिलिटी। ये शार्क टैंक में देख लो आप, 3 सीजन हो गए, फोर्थ वाला जस्ट स्टार्ट हुआ। वो लोग खुद कंपनियां सारी लॉस मेकिंग चला रहे हैं, लेकिन वहां होशियारी पूरी मारते हैं, प्रॉफिटेबल होगा तो इन्वेस्ट करूंगा। मतलब लेंसकार्ट कहाँ प्रॉफिटेबल है, तो चला रहा है ना कंपनी। लेंसकार्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, जब लास्ट सीजन में आया था 100 करोड़ का लॉस था लेंसकार्ट का। मतलब तुम्हारे खुद के कंपनी के प्रॉफिट नहीं दिख रहे, तो गरीब बेचारे 2-3 करोड़ वाले एंटरप्रेन्योर्स के पीछे पड़ जाते हो। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, ये कहाँ है, एबिटा कहाँ है, मतलब तुम्हारी कंपनी कहाँ है, मेरे को तो बताओ। तुम्हारे स्टेक बहुत हाई बड़े लेवल पे चल रहा है, तो फंडिंग उठा उठा के ही चल रहे हो ना। 100 करोड़ का लॉस अगर कंपनी कर रही है, वो 100 करोड़ किसी की जेब से गया है, वो कौन है, वो इन्वेस्टर है। उस इन्वेस्टर को तुमने वो लॉलीपॉप पकड़ाया हुआ है कि आज तो पैसे लगा, 5 साल में प्रॉफिटेबल कर देंगे, फिर तेरा पैसा 10x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। उस चक्कर में इनको पैसे दिए जा रहे हैं। अब जब तक उसकी हिम्मत है तब तक दे रहा है, किसी दिन ना बोल देगा तो ये बाईजूस वाला हाल हो जाएगा, कंपनी बंद। अभी फिजिक्स वाला का भी वही चल रहा है। अभी बीच में न्यूज आ रही थी, 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे चलता रहता है।
क्या फीस बढ़ाना चाहिए? अच्छा हाँ, वो बीच में कह रहा था फीस का मैटर है, वो लोग कोर्सेज की फीस बढ़ा रहे हैं। हाँ ये लोग 1100 करोड़ का लॉस है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये तो कॉम्पिटिटर वाले क्लासेस वाले होते हैं, वो भी फैला देते हैं इनका। हाँ वायरल कर दो, उसके ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं थी, सोशल मीडिया में आया। अब फंडिंग उठा रहा है फिजिक्स वाला, वैल्यूएशन कितनी, 4,000 करोड़। ट्यूशन क्लास की वैल्यू 4,000 करोड़, कुछ ज्यादा नहीं है। अब ब्रांडिंग कर दी, अब पूरे इंडिया में वो सारे सेंटर स्टार्ट कर रहे। जब तक सेंटर स्टार्ट नहीं किया था प्रॉफिट में था, सेंटर स्टार्ट कर दिया लॉस में आ गया। 1-2 साल के गैप में जो अकाउंटिंग आया, बोले बिफोर गोइंग फॉर ऑफलाइन कोचिंग प्रॉफिटेबल था, कुछ 9 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन जैसे ऑफलाइन कोचिंग में आया, सीधा 1,100 करोड़ का लॉस। पूरे इंडिया में अगर इतना सारा सेंटर खोल दिया तो हर सेंटर में खर्चा कितना हो जाता है? एक छोटा सा इतना क्लासरूम सेटअप करने लाखों रुपए चले जाते हैं। तो अगर आपने पूरी इंडिया में 100 क्लास सेटअप कर दिए तो 100 तो बहुत छोटा नंबर है। पूरे इंडिया में सेटअप किया तो 1,000 भी किए होंगे, क्योंकि सूरत में भी अपने यहाँ सेंटर है, तो दूसरे हाँ 2 है, दूसरी सिटी में भी है। तो अगर 100 सिटी भी टारगेट किए होंगे ना, तो कम से कम 300 सेंटर खोल दिए होंगे। आज 300 सेंटर सेटअप करने में जो लेवल का सेटअप ये लोग कर रहे हैं, अब यहाँ पे सिटी लैब पे श्याम मंदिर पे सेटअप किए, और कैपेसिटी होगी 50-100 बच्चे को बिठाने की। अब उतना बड़ा सेंटर सेटअप करने में 20-25 लाख रुपए से नीचे नहीं गया होगा, ये तो एकदम नॉमिनल बोल रहा हूँ, शायद ज्यादा भी होगा। तो 30-40 लाख 50 लाख का एक सेंटर आप खोल रहे हो, ऐसे 1,000 सेंटर पूरी इंडिया में खोलते कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, और लॉस ही दिखने वाले हैं। अब वो लॉस रिकवर कब होगा? जब स्टूडेंट्स की फीस आएगी, इतना कलेक्शन होगा, तब तक इन्वेस्टर तो घाटे में रहेगा। तो इन्वेस्टर को तो ये दिखाते हैं प्रॉफिट बनेगा, अब उनको भी वही दिखाते देखो इतने स्टूडेंट है, इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतना फीस कलेक्शन हो रहा है, ये नंबर एनुअली इतना ग्रो करेगा, तो 5 साल के बाद आप प्रॉफिट में आ जाओगे। वैसा करके चल रहा है। अब बैंक वाले और इन्वेस्टर्स आजकल बहुत स्मार्ट हो गए, बिकॉज उनको ये मालूम पड़ेगा कि स्टार्टअप वाले ओवर स्मार्ट है, ये नंबर दिखा दिखा के पैसे उठा लेते हैं, लास्ट में हम डूब जाते हैं। अब ये लोग ऐसे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। बैंक बोलती है भाई सब ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम जो कर रहे करो, लेकिन ये बताओ कि सबका चुकाने के बाद तुम्हारे हाथ में क्या बचता है? कुछ बचता भी है कि माइनस में चल रहे हो? अब अगर ये नंबर माइनस में होता है, रिवर्स होता है, तो बैंक वाला बोलेगा भाई ये गाड़ी 4 दिन से ऊपर चलेगी नहीं, तुम लास्ट में मेरा ही डिफॉल्ट करो, तुम्हारा क्या जाएगा? कंपनी बैंक हो जाएगी, तुम निकल जाओगे। 2 साल शांति रखोगे, फिर नया बिजनेस स्टार्ट करोगे। सब लोग यही करते हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर फ्लॉप होने के बाद भी वापस आते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं, तो सबसे नहीं, क्योंकि वो फ्लॉप कंपनी में से उन्होंने अपनी सैलरी निकाल ली, और सैलरी होती है करोड़ में। तो अल्टीमेटली जो फाउंडर है, अगर वो कंपनी को लॉस मेकिंग बना भी देता है, तो एन्युअली उसमें 2-4 करोड़ की सैलरी उठाई लेती है। 5 साल की कंपनी चलेगी तो 20 करोड़ रुपए निकालिए, तो कंपनी डूबती है तो डूबे। ये वैसी बात है, तो ये वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको गिनना कैसे, उसको चलते कैलकुलेशन में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो एनपीवी जैसे फॉर्मूला, ईवी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नया टर्म, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज ईवीए। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज ईवीए। बस इतना फॉर्मूला है, अभी इसको डिकोड करना है, इसमें है कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कितना आपको पता है, तो पूरे चैप्टर में मैंने लिख दिया। इसके बारे में बात कर लेते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या नया है वो भी समझ लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फाइनेंस कॉस्ट कंसिडर नहीं होती, सिंपल टर्म्स बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब बिजनेस ऑपरेशन से कमाया हुआ प्रॉफिट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, काम करके कमाया हुआ पैसा। अब इसमें सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाते हैं, बिजनेस चलाने के सारे खर्चे, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। बट फाइनेंस का कॉस्ट नहीं आता, फाइनेंस का कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कंसिडर किए बिना जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सिमिलर है जैसे आप सीएबीटी गिनते हैं। अब आप याद करो पीएबीटी और सीएबीटी में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और सीएबीटी कैसे निकालते थे, पीएबीटी से सीएबीटी में कितना? अरे वो कैश फ्लो याद है आपको? EBITDA करो, इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस, फिर उसके बाद आता था ईबीएफ, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, फिर आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर से टैक्स माइनस किया, फिर आता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ से सीएपीटी पे जाना तो क्या, ये आ गया सीएपीटी। ये तो आपको याद होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली स्टोरी कुछ वैसी है, लेकिन ये हम सीधा उसके ऊपर का डिग्री वाला उसका यहाँ पॉइंट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस करते हो वो आ जाता है ईबीडी, वैसे आप tax minus करते हो वो आ जाता है पीएटी। अगर मैंने ऐसा बोला तो ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉमिनल प्रॉफिट में यही फर्क होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिनांस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करते। तो अगर आपको पीएटी से नेट ऑपरेटिंग पीएटी में जाना है तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड बैक करना होगा। ये सेम है जैसे यहाँ पे डेप्री में ऐड बैक किया था ना, वही पूरा इवेंट यहाँ डेप्री ऐड बैक हुआ था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड बैक होगा, ये आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ आया? नाउ दिस इज आफ्टर मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट का इफेक्ट को नलिफाई करने के बाद बात करेंगे होगी सर माइनस करके प्लस कर दिया तो क्या फायदा, माइनस नहीं करते, बट माइनस करने से टैक्स लायबिलिटी पे तो फर्क पड़ा होगा। आपने इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम कर लिया टैक्स बचाने के लिए और फिर वो इंटरेस्ट को वापस ऐड बैक कर वैसे देखा जाए तो एक फैक्टर को क्या बोलेंगे बिजनेस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी पता चल गया, बिजनेस निकाल दो तो इकोनॉमिक वैल्यू एड सामने क्लियरली बात ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आप निकाल रहे हो वो क्या होगी, इंटरेस्ट का खर्चा और डिविडेंड का खर्चा। तो इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट का खर्चा आ चुका है, इसलिए यहाँ पे नहीं लेंगे। अब बोलते थे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर यहाँ पे लेते तो वो ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट कॉस्ट होता। बात समझ आई? तो इसमें से वापस इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस तो दो बार में नहीं हो जाता, तो क्लियर हो। तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप कौन कौन से खर्चे लेते हो, केडी केपी केई केआर ये तो लेते हो तो उसमें केडी आ जाता है ना। तो कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है कि ये जो भी अमाउंट आया होगा उसमें ब्याज का खर्चा आप माइनस कर ही दो, और जिसमें से माइनस कर रहे हो उसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो दो बार माइनस नहीं हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला में यहाँ पे आप पीएटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिफरेंस लेते हैं तो दिस इज ऑलरेडी आफ्टर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड दिस इज आल्सो इंटरेस्ट कॉस्ट। तो दोनों बार एक ही खर्चा नहीं कर रहे, प्रॉफिट तो कम ही दिखने वाला है। इसलिए मैंने बोला भाई यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले सकते, अगर ये ले रहे हो तो यहाँ पे सीओसी में इंटरेस्ट नहीं ले सकते। बट फिर क्या होगा, इसका कंप्यूटेशन पूरा बिगड़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मैंने सीख लिया पूरा डब्ल्यूएसी से, तो बोला भाई ये वाला वैसे ही जैसा है इसमें से इंटरेस्ट का इफेक्ट हटा बिफोर इंटरेस्ट पे तो अपना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कंसेप्चुअली उन्होंने इसको यूज किया है, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं कैसा होता है, तो ये होता है वो आपके सामने बात समझ आएगी क्लियर। अब इसको सम कैलकुलेट करेंगे, अभी तो नंबर्स के साथ क्लैरिटी आ जाएगी कैसे गिनना है। प्रॉब्लम नंबर 3 देख लो आपके सामने, बेसिक्स का सामने ये सारा आपने कवर अप किया। डेटा प्रॉब्लम 3 आपको 2021 22 23 तीनों का डेटा दिया हुआ है, इक्विटी डेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आरएफ बीटा आरएफ सब दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है। आपको निकालना है ईवीए। ईवीए निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एक करके दोनों चीजें गिननी पड़ेंगी। अब क्योंकि 3 साल का डेटा दे रखा है तो फिर कैलकुलेशन भी तीनों साल का होना चाहिए। मैं कोई एक का कैलकुलेशन पहले आपको बताता हूँ, बाकी दो का फिर अप्लाई करना। 21 22 का जो डेटा है तो मैं प्रेजेंटेशन रेगुलर फॉर्मेट में तीनों साल का करेंगे, कैसे कर सकते हो, इजी है। और इसके लिए ये भी एक बार हमें पता है एक एक करके यही है। पहले अगर हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो दिस इज पीएटी प्लस इंटरेस्ट। तो पीएटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बोला डायरेक्टली दे रखा है, मतलब इसमें सब कुछ आ गया होगा, ईबीआईटी इंटरेस्ट माइनस किया टैक्स माइनस किया वो सब आ गया होगा। हमें इसमें सिर्फ इंटरेस्ट जोड़ देना, उसके ऊपर कुछ करना नहीं। इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है पता चलेगा, 21 22 में इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बोलो। यहाँ पे लोग गड़बड़ी करते हैं, इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट
टैक्स का इफेक्ट भी नहीं है। ओके, पूरा इफेक्ट हटा दिया। हम्म, टैक्स वाला पॉइंट मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो कंसिडर करके बता दें। अब मैंने इंटरेस्ट ऐड बैक किया ना, तो नंबर्स के साथ देखते बेटर। जस्ट एक मिनट, अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट ऐड टैक्स टैक्स का इफेक्ट जैसे 50,000 टैक्स का रेट वापस बढ़ जाएगी, पूरा ही रेट बढ़ेगा। मैं वो पॉइंट ऐड कर देता हूँ, इंक्लूड नहीं किया था। वो अपने सीएबीटी वाला ट्रैक पे चले, उससे कंपेयर करवा, दोनों में डिफरेंस है। सीएबीटी वाला जो पॉइंट लास्ट चैप्टर में ले गए थे, उसमें हमने पहले डेटरी लेस किया, फिर टैक्स माइनस किया, फिर डेटरी ऐड किया। तो उसमें ना अल्टीमेटली वो टैक्स का बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं। वो लास्ट चैप्टर में कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बोला बेनिफिट नहीं गेन करना है। मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आप निकाल रहे हो ना, उसमें ईवीआईटी में से आइडियली आपको इंटरेस्ट माइनस ही नहीं करना, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ईवीआईटी में से आप डायरेक्टली टैक्स माइनस करो, तो जो आएगा ना उसी को बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थोड़ा एक पॉइंट ऐड ऑन कर रहा हूँ, मैंने स्किप कर दिया। अब इसको दूसरे तरीके से अगर देखें, अगर वो माइनस वाला कर रहा हूँ तो कैसे करें, वो भी समझ लो। ईवीआईटी माइनस उसमें से आपने लेस कर दिया टैक्स, ये हो गया पीएटी। अब अगर आप पीएटी से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहे हो, तो आप इंटरेस्ट ऐड बैक करो, ये तो होगा रिवर्स हो जाए, तो इंटरेस्ट से माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। बट अल्टीमेटली इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपने जो यहाँ पे टैक्स सेविंग किया था ना, वो टैक्स सेविंग चला जाएगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर जो आपने टैक्स बचाया था, वो टैक्स सेविंग आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा, तो वो टैक्स आपको फिर से चुकाना पड़ेगा जो बचत आपने यहाँ पे की। और फिर जो अमाउंट आएगा वो होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने अभी तक जो समझाया मैंने उसमें सिर्फ ये पॉइंट स्टिक कर दिया, मैं ऐड करा मैंने बताया था वैसे कि, लेकिन ये वाली कंडीशन मेरी स्टिक हो, मैं इसको ऐड करके करेक्ट कर रहा हूँ एग्जैक्टली कैसे हो। अब जो आपको सामने रखा है मैं बात उसमें रिलेट कर नंबर से साथ। अपने डेटा में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख रुपए, टैक्स का रेट दे रखा है 40%। अगर उस हिसाब से रिवर्स है तो एक बार ये बताओ कितना अमाउंट है। 2 लाख का है, 2 लाख टू 100/60 रिवर्स कैलकुलेशन कर लो। ये तो आपका पार्ट नहीं है, मैं इसको अपने टैली करवा दूंगा। 2 लाख डिवाइड बाय 60, 3,33,330 सही। अच्छा, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होगा, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 5 लाख का डेट है, उस पर 10% इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो 50,000 लगा, 50,000 माइनस बात ही नंबर आएगा। ईवीआईटी रहा होगा 3,83,000, ये होगा। और इसमें टैक्स, ये एक्चुअल रिवर्स कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है 2 लाख रुपए का, ये कैसे आया। ईवीआईटी इतना रहा होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस हुआ, ईबीटी आया, टैक्स माइनस हुआ, पीएटी आया। अब हमें पीएटी से अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड कर, तो 50,000 ऐड बैक हो जाएगा। लेकिन ये टैक्स का जो बेनिफिट मिला ना, 50,000 का खर्चा क्लेम करने से, वो बेनिफिट भी दिया उसको। टैक्स बेनिफिट यहाँ नहीं मिला, सीएबीटी में टैक्स बेनिफिट देते थे, वो कैश फ्लो था। लेकिन यहाँ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब कंप्लीटली विदाउट इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट, वो खर्चा नहीं करना। तो आपने इस 50,000 पे कितना टैक्स बचाया था, 40%, कितना हो गया 20,000। 20,000 आपको पे ऑफ करना पड़ेगा फिर से। अब जो बचेगा
वो है आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोले सर फिर इंटरेस्ट माइनस नहीं करेगा, नहीं करते मैं, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे जो भी आंसर आएगा। मैं टैली कराने के लिए, अब देखो टैली करो, अगर हम पीबीआईटी की बात करें, पीबीआईटी की तरह 3,80,333, बोले सर आइडिया के लिए अपने को इंटरेस्ट को माइनस करना ही नहीं चाहिए था, जब प्लस ही करना है, टैक्स का बेनिफिट भी नहीं देना है, तो ये क्यों माइनस कर, मतलब डायरेक्टली टैक्स माइनस कर, तो एक काम करो उसके ऊपर 40% को कितना होगा, 3,83,333 है, सीधा टैक्स माइनस कर दो। ये डिफरेंस का होगा, तो वही होगा ना, 2,30,000 हुआ है, ये तो आता है, सेम है, बात समझ आई, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप वहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट क्लेम नहीं करो, इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम ही नहीं करना, ना माइनस करना है ना प्लस करना है, सीधा सीधा ये कैलकुलेशन, मतलब ईवीआईटी में सीधा टैक्स हटा है, तो फाइनेंस का कॉस्ट इंटरेस्ट का कॉस्ट क्लेम ही नहीं करना चाहिए, ये बात होगी। अगर क्लेम कर भी लिया है और पीरियड तक आ भी चुके हो, तो यहाँ से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर जाओगे तो इंटरेस्ट ऐड बैक करोगे तो टैक्स माइनस भी होगा, बोलने का मतलब ये है। अब देखो इस चीज को अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूं तो जो इन्होंने लिखा है वैसे लिखे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीएटी प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस, ठीक है बात समझ आई, पीएटी प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, या फिर आप इसको वैसे कर, पीएटी प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, टैक्स से भी 1 कोई बात, कैसे भी लिखो क्या आंसर, बोलो समझ आएगा, देख लो इस बार कुछ कंफ्यूजन, ये दोनों चीज आपके सामने है, ये बेस्ट है, ईबीआईटी दिया हो तो यही करना है, टैक्स माइनस करो खत्म करो, इंटरेस्ट को बीच में लाते हैं क्यों, जब क्लेम ही नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पीएटी दिया है तो फिर क्या करोगे, तो पीएटी दिया है ना, तो आपको यही करना पड़ेगा, फिर आपके पास चॉइस नहीं है, इंटरेस्ट प्लस करो और टैक्स है माइनस करो, और इसी चीज को इन्होंने ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट 50,000, 1 माइनस टैक्स मतलब 40%, तो बचा कितना, 30, ये रहा, वैसी बात है। बोलो अब कुछ पता चलता है क्या हो रहा है, कुछ क्लियर हो, आगे बढ़े सम कंप्लीट है, ये कुछ लिखना है वो करना है, कंपैरिजन काम है, ये दोनों चीज, पीएटी से नेट ऑपरेटिंग पे कैसे जाना है, ईवीआईटी पे कैसे जाना है, और मीनिंग पे ध्यान देना, और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जैसा नाम है वैसे ही कैश फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले की आपकी कमाई, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है, फॉर्मूला तभी समझ आएगा जब कंसेप्ट समझ आएगा, फिर फॉर्मूला में ना लर्निंग वाला मेहनत खत्म हो जाती है, तो फिर वही फॉर्मूला बार बार याद करो, जब एग्जाम है तो रिवाइज करके चले गए, 2-3 घंटे तक याद रहा, सम हो गए, बाहर आके फिर भूल गए, बात खत्म हो गई, फिर लॉजिक पे गई, कंसेप्चुअली चीजें समझ आएगी, एग्जाम में तो इतना फॉर्मूला है, कहीं तो अटक जाओगे, ऐसा तो नहीं कि सारे फॉर्मूला एकदम याद ही हो जाएंगे, जब फॉर्मूला नहीं याद होते ना तो कंसेप्ट बहुत काम आता है, तो ये सब चीजें आपके माइंड में नहीं, हाँ लॉजिक पे यही बोलता है इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम ही नहीं करना है, तो भाई मत करो, बट अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, इंटरेस्ट एड बैक कर दो, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे ऊपर टैक्स की बचत भी तो हुई होगी, तो वो टैक्स वापस चुकाना भी तो पड़ेगा, तो माइनस होगी, तो ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो फॉर्मूला लर्निंग का बर्डन कम हो जाएगा,
और ऐसे टॉपिक्स को इसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए। मेरे लिए फॉर्मूला बताना बहुत ईजी है, अभी इतनी देर में 2 4 सम भी करा दिए। फॉर्मूला लिखा, ऐसे लिखना है, खत्म। और आप लोग थोड़ी हैबिट भी हुई, स्कूल टाइम से जो पढ़ते आए थे ना, अभी इतना दिमाग इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि सोचना कभी किसी ने सिखाया नहीं ना। स्टैटिस्टिक्स हो, अकाउंटिंग हो, कुछ भी हो, भाई ये फॉर्मूला है, ये सम है, कर दो। 5 साल प्रैक्टिस कर दो, छठा सम सेम पूछूंगा, अपने आप आ जाएगा। उसमें सीखा कुछ नहीं आपने, वो तो क्या मैकेनिकल काम हो गया, रोबोट वाला काम, प्रोग्रामिंग कर दी, सेम आंसर देता रहेगा। नया सम पूछूंगा तो अरे ये तो बुक में था ही नहीं। हर चीज बुक में थोड़ी है, जब नया पूछेंगे तो दिमाग तो चलना चाहिए ना। तो ये सब में ना थोड़ा अभी परेशानी होगी, बट एग्जाम में यही चीज आपको काम आएगी क्योंकि सोच पाओगे कि चाहे इसमें बोला तो सर ने कि भाई इंटरेस्ट जो है तो नहीं करना होता है, तो आइडियली तो फिर टैक्स का बेनिफिट मिलना नहीं चाहिए, तो माइनस करना है। ये कर सकते हैं। थोड़ा आपको तकलीफ होगी, तो जो सिस्टम फॉलो करते आ रहे हैं वो करें, तो ठीक करने में टाइम लगेगा। चलो हो गया ये, समझ आ गया। अब थोड़ा सम को प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं ताकि समझ में आए कि करना क्या है। ये सब चीजें कंसेप्ट लेवल पे ये लिख लिया पूरा नोट करके हटा दो उसको। चलिए। ईयर 21-22 की अगर बात करें, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी प्लस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस, ये बेसिक फॉर्मूला है। पीएटी आपको दे रखा है 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट का खर्चा आपको 5 लाख का डेट है, तो 10% इंटरेस्ट है, तो 50,500 है इंटू 1 माइनस टैक्स 40%, इफेक्टिवली 2,30,000। ये आपका एक पार्ट एरिए का कंप्लीट। अब आपको दूसरा पार्ट चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए पहले कितना पड़ेगा, ये परसेंटेज ही होगा, हमें आंसर चाहिए होगा। तो डब्ल्यूएसीसी निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो एक इक्विटी है, मतलब ए फाइंड करना पड़ेगा, और डेट है, मतलब एडी फाइंड करना पड़ेगा। एडी वाले केस में तो फॉर्मूला बड़ा इजी है, इंटरेस्ट इनटू 1। इंटरेस्ट का रेट है 10%, टैक्स का रेट 40%। एक एडी कितना आ गया, ये सब तो किया होगा, कुछ नया तो नहीं। तो एडी आपने फटाफट कीजिए। अब बात हो रही है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आपको पता है अलग अलग मॉडल है, सीएपीएम है, फंडिंग है, तो हम सीएपीएम वाला यूज करेंगे। सीएपीएम मॉडल आरएफ प्लस एन माइनस क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं। सब कुछ दे जाता है, आरएफ बीटा है 0.9, आरएन है 15%, और ये 7.2 और 14.2 है, दिस इज एई। अब केडी आपके सामने है, केई आपके सामने है, ये दोनों चीजें मिल चुकी है। और हमें चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला में जाओगे तो आपको पता है केडी टू वेट, टी टू वेट, यही करना है। वेट्स निकालोगे तो मिल ही जाएगी। 10 लाख की इक्विटी है, 5 लाख का डेट है, वेट 5 है, वेट डेट का वेट कितना होगा। टोटल कैपिटल है 15 लाख रुपए, उसमें डेट है 5 लाख, 5 लाख की वेट है 0.3, और वेट ऑफ 2, ये वेट्स आते हैं। अब इस फॉर्मूला में आप रखोगे वेटेड एवरेज एटी 6% इंटू वेट 130 की मेरा पॉइंट, एई 14.2%, और पीटी का कैलकुलेट करना है 6% का, और इसका कट जाती है 2%, और इसका जो भी आ रहा
कितना? आगे फॉर्मूला तो चाहिए ईपी का, इसमें दो चीजें हैं। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें रुपीज में चाहिए। आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया है परसेंटेज का, रुपीज में कैसे निकालें? टोटल कैपिटल जितनी भी आपकी है उस पर एवरेज आपका इतना कॉस्ट लग रहा है, ये मीनिंग होता है इसका। आपकी टोटल कैपिटल 15 लाख के नाम पे आपने 10 लाख दिए, डेट के नाम पे 5 लाख इन्वेस्ट किए और इक्विटी के नाम पे 10। तो टोटल कैपिटल कितनी है? 15। तो इस टोटल कैपिटल इसके ऊपर लगा कि हाँ 17205 दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रुपीज। इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला के आपका इतना पैसा जा रहा है लोगों को रिटर्न दे रहे हैं। अब बात हो रही है ईडी की, फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है? तो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,30,000, उसमें से आपका कॉस्ट है 1,72,000 तो बचा। इकोनॉमी वैल्यू है। अगर नंबर के साथ आपको बात शायद समझ में आ जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये 1,72,050 रुपीज में इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं? इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूडेड है ही नहीं। देखो कहाँ से आया वो देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया कहाँ से? कैपिटल के ऊपर डब्ल्यूएचसी लगा है, डब्ल्यूएचसी में आपको ये कॉम्पोनेंट दिख रहा है, ये क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट। तो 1,72,000 में आपका वो 50,000 का ब्याज हो गया पे। आपने यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा तो भी तो ऑलरेडी ब्याज चुकाने के बाद ही था। तो उसमें ना 2 बार इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस हो जाती है, एक बार चुकाई 2 बार माइनस हो जाती, तो आपका रिटर्न जितना है उससे कम दिखता, गलत वैल्यूएशन है। इसलिए वहां पर उन्होंने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लिया। ये समझ में आया? तो ये आपका फाइनल ये है कि सबका चुकाने के बाद हमारे पास प्लस में इतना बचा। नाउ इफ दिस इज पॉजिटिव इट शोज कि भाई आप डेट पे करने के लिए केपेबल हो। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी कंपनी बंद नहीं होगी। हर साल आपकी कैपिटल में 50-60 हजार रुपए जुड़ेगी जुड़ेंगे, माइनस नहीं होगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव शोज की ग्रोथ सही है। अगर नेगेटिव आता ना, इसका मतलब जितना चुका रहे हो उससे कम कमा रहे हो। तो ये घाटे वाली कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, वो घाटा हर साल बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा। तो अक्यूमुलेटेड लॉस इतना बढ़ जाएगा कि एक पॉइंट पे कंपनी बैंकरप्टी हो जाएगी। तो ऐसी कंपनियों को तो उधार नहीं देना, आपके पैसे भी वापस नहीं आएंगे पूरे, लेकिन जितना आपका ब्याज है ना उतना कमा के नहीं दे रहे आप। ये वैसी बात है। अब एक साल का ईडीए पता चल गया, बाकी दोनों ईयर का फाइंड आउट कर लो। समझ आ रहा है? तो ये एक बता दिया आपको, आपको कुछ लिखना है तो नोट कर लो। बाकी के दो आपके लिए टारगेट सॉल्व करके आए, रिमेनिंग फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वाली बात आपके सामने। बाकी समझ में देख लेंगे इससे रिलेटेड क्या है। बस ठीक है, इतना रखते हैं, बाकी का फिर कल कंटिन्यू करेंगे। नोट डाउन कर लेना इस बात से, ताकि बाकी फिर जो बाकी 2 साल का डेटा था वो कैलकुलेट करने में आपको कंफ्यूजन हो।